सकता है। और दूसरी बात, मैंने तो सरकार को ये कहा कि पहले उसमें सुधार होना चाहिए पुलिस एक्ट में 1860 के, क्योंकि अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी और जो आईपीसी बनाया था, वो इस देश के जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जो अपनी आज़ादी की बात करते थे, उनको दबाने और कुचलने के लिए बनाया था। मेरी वाइफ जो कभी राजनीति में वो नहीं रखती, वो भी हंस रही है कि ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी खुद भर लिए इन्होंने, सारा भ्रष्टाचार इनमें समाया हुआ है। और परिवारवाद, ये किस तरह से बोल रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ? अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के आनंद लूट रहा है, उधर राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है। भ्रष्टाचार में तो अब ये इन्होंने किस मुंह से कहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अजीत पवार को इन्होंने अभी वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया, जो 75,000 करोड़ के घोटाले का वो बादशाह है, जो जेल में होना चाहिए था। इस नई संसद में देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा। आदिवासी का इलाका है, वो शेड्यूल एरिया है पूरा का पूरा मणिपुर, और इसीलिए आपने उस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ ना के अधिकारी। अगर वो वहाँ पर वो इलाका होता बामण बनियों इनका क्षत्रियों का, तो अभी तक हाहाकार मच चुका होता। जो ये मोदी जी जो डींगे हाँकते हैं इनके कि भैया हम 2 घंटे में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते, इतनी शक्ति है, तो तुमसे तीसरा महीना पूरा होने 100 दिन पूरे हो गए, तुमसे एक छोटा सा मणिपुर अपना राज्य है, दूसरी टेरिटरी में भी जाना, आपकी टेरिटरी में, उसमें आप शांति बहाल नहीं कर पाए। कल लाल किले पर मोदी जी का भाषण हुआ और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे को गिनवाया, लेकिन मणिपुर पे बात बिल्कुल भी नहीं की। शुरू में किया, 1 मिनट तक किया, लेकिन उन्होंने कभी भी वहाँ के लोगों के लिए आश्वासन या फिर वहाँ पर जो कार्रवाई ढंग से करनी चाहिए थी उसके बारे में कभी बात नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बेहद दुख की बात है कि जब भी लाल किले की प्राचीर से भाषण होता है, यही नहीं तमाम लोग SC STs के बारे में बोलते नहीं हैं। बीच में दलित वलित तो बोल देते हैं, कोई शब्द बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि भारत के संविधान में SC STs के अलग अधिकार हैं, उनके अलग उनके लिए कायदे कानून बने हुए हैं, उनके अलग उनके चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनके ऊपर बताओ ना, 1 साल में आपने कितना बजट दिया SC STs के लोगों को, कितने बेरोजगारों को SC STs के फंड में से उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया, आप स्किल्ड किया, कितने लोगों को हायर एजुकेशन दी, कितने उनके इलाकों में स्कूल खोले, कितने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा, ये सारी चीज़ें बताओ ना, आपको बताना है। क्योंकि जो 15 अगस्त होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, वो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पूरे 1 साल का अपना लेखा जोखा देता है वहाँ से। और आपने आदिवासी का इलाका है, वो शेड्यूल एरिया है पूरा का पूरा मणिपुर, और इसीलिए आपने उस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ ना के अधिकारी। अगर वो वहाँ पर वो इलाका होता बामण बनियों इनका क्षत्रियों का, तो अभी तक हाहाकार मच चुका होता। जो ये मोदी जी जो डींगे हाँकते हैं इनके कि भैया हम 2 घंटे में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते, इतनी शक्ति है, तो तुमसे तीसरा महीना पूरा होने 100 दिन पूरे हो गए, तुमसे एक छोटा सा मणिपुर अपना राज्य है, दूसरी टेरिटरी में भी जाना, आपकी टेरिटरी में, उसमें आप शांति बहाल नहीं कर पाए, वहाँ पर आप नहीं कर पाए, उल्टा और दंगे करवा दिए दूसरी जगहों पर। धारा 370 जब लागू हुआ था, उस समय कश्मीर को कंट्रोल कर लिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन जब वही मणिपुर जल रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति समझ में आ रही है। बिल्कुल दोहरी नीति है, और जानबूझ करके किए गए षड्यंत्र जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। डबल इंजन की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी जिसकी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिसकी हो, जिसके पास फौज से लेकर अर्धसैनिक बल से लेकर के इंटेलिजेंस से लेकर के लोकल पुलिस सारी चीज़ें होने के बावजूद भी किस तरीके से वो वहाँ पर चंद उपद्रवियों ने हथियार लूट लिए, बताओ पुलिस के, कितने शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है ऐसे। और 1-2 हथियार नहीं, इतने हथियार की वहाँ धनाधन लोगों की लाशें बिछा दी, वहाँ दबा के वहाँ बम गोली फायरिंग चल रही है, वहाँ दुनिया देख रही है, वहाँ पर नंगी महिलाओं को घुमाया जा रहा है, वहाँ पर उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, उनके घरों को बमों से उड़ाया जा रहा है, इतना असला बारूद लूट लिया। ये तो शर्म से डूब मरने की बात है कि वो राज्य सरकार और डबल इंजन को तो अपने आप ही उनको अपना सरेंडर कर देना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए के आधार पे, अगर नहीं संभाल रहा है तो। नैतिकता नहीं, नैतिकता अलग बात होती है, ये अपनी इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी, कि भाई हम आए थे, हमसे नहीं संभल रहा भाई, हम इसको छोड़ रहे हैं, और जो काबिल आदमी है वो आ जाए, जनता किसी और को चुने, क्योंकि जनता इस देश में मालिक है। लेकिन दुख की बात यह है कि मालिक मूक दर्शक होकर देख रहा है और पिट रहा है, और लेकिन वो अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को, अपने सेवकों को ये नहीं कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। मोदी जी बार बार अपने भाषण में ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तीसरी बार की सरकार आ रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, असल मुद्दों को छोड़ करके जो राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, हालांकि राष्ट्रवाद में जैसे मणिपुर में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं खंडन
हो ही जाता है अपने आप। नहीं देखिए, कल उन्होंने 3 चीज़ें बोली, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी। परिवारवाद के खिलाफ, हाँ। और एक और उन्होंने बोला एक तो ये 2 पे ले लेते हैं। हाँ। भ्रष्टाचार में तो अब ये इन्होंने किस मुंह से कहा मुझे समझ नहीं आ रही। अजीत पवार को इन्होंने अभी वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया, जो 75,000 करोड़ के घोटाले का वो बादशाह है, जो जेल में होना चाहिए था। और ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी ले लिए। शिंदे एंड कंपनी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वहाँ शिवसेना तोड़ करके उनके पास ले लिए। वॉशिंग मशीन तो है आप ना? नहीं, हाँ, तो आपके पास आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की कैसे आप डींगे यार, लोग हंस रहे थे घर में बाकी बैठ करके। बाकी देखिए, दलों के पास नहीं है जो ना हम वॉशिंग मेरी मशीन। वाइफ जो कभी राजनीति में वो नहीं रखती, वो भी हंस रही है कि ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी खुद भर लिए इन्होंने, सारा भ्रष्टाचार इनमें समाया हुआ है। और परिवारवाद ये किस तरह से बोल रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ? अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के आनंद लूट रहा है, उधर राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि उनके पार्टियों के लोग, उनके तमाम अपने बेटों को, सिंधिया जी और पिंदिया जी और सारे जितने भी हैं सारे भरे पड़े हैं। तो ये सब परिवारवाद और इनके खिलाफ, और दूसरी उसके खिलाफ बोल रहे थे कि वो जो हिंदू मुस्लिम फसाद ये सारे करते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। और कल वहाँ पर वो लेखा जोखा तो कम था, वो 2024 के चुनाव का एक शंखनाद था कि एक बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष, ऐसा लग रहा था नेता, कि वो आने वाले चुनाव का बिगुल फूंक रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि भाई हमें 2024 में भी आ करके तीसरी बार इसमें वो करना है, झंडा फहराना है, तो हमें लाओ, उसके लिए मेहनत करो। वो ऐसे कुछ लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं हर बार पिछले 20 साल से 15 अगस्त को पूरे तमाम प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक एक शब्द सुनता हूँ पूरे काम छोड़ करके। तो ये भी मैं हर बार सुनता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या हमारे हिस्सेदारी बात करने वाले हैं, कौन से उसकी बात कर रहे हैं। तो कल बिल्कुल हास्यास्पद था, और ये बिल्कुल चुनावी एक भाषण था। और जब वो संसद में नहीं बोले मणिपुर के बारे में, तो वहाँ से क्या बोलेंगे, तो उनसे अपेक्षा करनी बेकार है। कल के मोदी जी के भाषण के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो मुद्दे जो है वह पहले वही रहेंगे, पुराने घिसी पिटी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, इस पे बात नहीं होगी? नहीं, अब तो होगी नहीं, और विपक्ष भी नहीं करेगा। अब तो मामला आ गया विपक्ष के पास है कि मोदी हटाओ, उनके पास भी कुछ नहीं है। कोई क्यों? मुद्दा नहीं कोई है। मुद्दा नहीं है। बस मुद्दा यही है कि मोदी जी को बस हटाओ। नहीं, देखिए उनको मुद्दा क्योंकि कोई है नहीं ना। हाँ। क्योंकि अगर PTC भी आई पीछे लगे हुए हैं इसलिए। बेरोजगारी मोदी जी की और महंगाई इसमें ज्यादा हुई है, कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन ये बीमारी तो कांग्रेस द्वारा लाई गई है ना, कांग्रेस ही तो लाई थी ना। नई आर्थिक नीतियां 1992 के बाद लगातार बेरोजगारी इसी मुद्दों पर तो सरकारें गई हैं उनकी। तो ये कैसे कह देंगे बेरोजगारी के खिलाफ, ये कैसे निजीकरण के खिलाफ बोल देंगे? ठीक है ना। तो जो नहीं बोल सकते, इनके पास एक मुद्दा है मोदी हटाओ, और उनके पास एक मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, अर्थात जो भी वो हिंदुओं की वो करते हैं। उसके अलावा तीसरा मुद्दा इनके पास है भी नहीं, और ये लेंगे भी नहीं, क्योंकि अब तो और भी नहीं लेंगे। क्योंकि एक चुनाव में इन्होंने कह दिया 15-15 लाख आएंगे, 2-2 करोड़ चुनाव वो देंगे बेरोजगार, तो लोग पीछे पड़ गए थे। तो अब ऐसा भूल के भी ये कोई नारा नहीं देंगे जो कि जनता इनसे बोले भाई वो तो दे दो हमें। तो इसलिए इन दोनों के पास कोई मुद्दे नहीं है। इसीलिए बहन मायावती इस बार पूरी शक्ति के साथ अपने युद्ध में मुद्दों के साथ लड़ रही है, और 2024 का 15 अगस्त पे लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगी, ये मेरा विश्वास है। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल और है। ये है कि देशद्रोही कानून को बदलाव किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उससे ज़्यादा सख्त किया जा रहा है, लेकिन सरकार बता रही है कि उसे इजी तरीके से और उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, देशद्रोह का कुछ लोग तानाशाही बहुत सारे कानून अंग्रेजों के टाइम के हैं, जिनको आईपीसी वगैरह जिनको बदलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मैंने तो सरकार को ये कहा कि पहले उसमें सुधार होना चाहिए पुलिस एक्ट में 1860 के, क्योंकि अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी और जो आईपीसी बनाया था, वो इस देश के जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जो अपनी आज़ादी की बात करते थे, उनको दबाने और कुचलने के लिए बनाया था। तो अब जब अंग्रेज चले गए, तो उसमें तो जो संशोधन होना चाहिए भारत के संविधान के हिसाब से, नागरिकों के हिसाब से, इसमें जो बहुत रियरेस्ट जो वो क्राइम है, उन्हीं लोगों को सिर्फ जेल में भेजना चाहिए। बाकी जेल का सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। कोई जेल नहीं है, चोरी चकारी के उसमें कर देते हैं, मारपीट के उसमें अंदर कर देते हैं, झूठे केस बना के लोगों पे, जिनको पुलिस पसंद नहीं करती है, घूस नहीं देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, सैकड़ों झूठे केस। तो जो रियरेस्ट टू रेयर जो मर्डर केस हैं, या जो बड़े भ्रष्टाचार के केस हैं, या जो वो केस हैं कि जो आतंकवादियों से जुड़े हुए केस हैं, या संविधान के विरुद्ध या देश के विरुद्ध के, सिर्फ उन्हीं में 2-3% लोगों को जेल में होना चाहिए। बाकी सब जेलें ख़त्म करके उसमें विश्वविद्यालय
विद्यालय खोले जाएं, उसमें हॉस्पिटल्स खोले जाएं, जनहित के काम किए जाएं। हमें जेलों की ज़रूरत किसी भी हालत में नहीं है। और ये पुलिस की है बहुत बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि इजराइल में जाते हैं बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी। इजराइल ने इंटरनल पुलिस ख़त्म कर दी है, पता है आपको? उन्होंने पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और उनके एक एक डिस्ट्रिक्ट के या एक एक ब्लॉक्स के वो सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर होते हैं। जहाँ भी कोई क्राइम होता है तुरंत वहाँ पे बिना वर्दी वाले तुरंत ऑफिशियल्स पहुँच जाते हैं और उसको तुरंत रिजॉल्व करते हैं। तो ये पुलिस को इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अफसर ने हटाओ यहाँ से सारे जो अधिकारी हैं, IAS IPS ऑफिसर, इनको ख़त्म करके 5% 2% रखो बस। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा उठाओ और इनको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जनहित में, जनता के रोजगार में, शिक्षा, कानून को बदला जा रहा है, उसके आधार पर आप देखकर ये बता सकते हैं क्या कि क्या ये इसका दुरुपयोग हो सकता है? नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं होता। अब दुरुपयोग तो इसका भी हो रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग का जो वो होगा चेयरमैन, उसको तो आप कमिश्नर को आप सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा, 3 लोग कमेटी। लेकिन उन्होंने कहा नया कानून ला करके अमेंडमेंट करके उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज को वो चीफ जस्टिस को ठिकाने लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे देखो नई जो व्यवस्थाएं आती हैं अपने हिसाब से काम करती हैं। बाबा साहब ने कहा था ये 26 नवंबर 1949 को जब देश को संविधान सौंपा कि भाई एक दस्तावेज है, इसको अच्छा आदमी आएगा कोई नेता तो अच्छी तरीके से इसको खराब कानून को भी अच्छी तरीके से लागू करेगा जनहित में, और कोई अच्छा खराब आदमी आ गया तो जनहित का भी जो कानून होगा उसको भी वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो जो हर व्यवस्था अपने विचारधारा के हिसाब से करती है, इनको करने दो। जब हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी तो हम फिर दोबारा से बाबा साहब के हिसाब से, जनता के आधार पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के एक एक नागरिक के हिसाब से हम इसको लागू करेंगे। मेरे पूछने से पहले ही आपने कह दिया है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में, क्या लगता है? नहीं पक्का वो चल रहा है मामला, पूरे देश में अब खड़े हो गए हैं। हम बिल्कुल जीतेंगे, 2024 जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ इस नई संसद में देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा और 15 अगस्त 2024 को उस 78 वर्षों बाद देश की आज़ादी के पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती उसमें तिरंगा फहराएगी और देश को संबोधित करेगी। धन्यवाद आपका।